नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अपमान का दर्द। माँ जी, रसोई में झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, क्या आपको दिखाई नहीं देता है? मेनका चिल्लाते हुए अपनी सास से कहती है। घर में दिन भर पड़े पड़े मुफ्त का खाना खाते रहते हैं, लगता है शर्म तो बेच खाई है आप लोगों ने। जरा सा काम करने को कह दो तो आपके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे, वरना दरवाज़ा खुले हैं, निकल जाओ मेरे घर से अभी। बहू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रामशंकर जी बाहर से दौड़कर अंदर आते हैं तो देखते हैं बहू उनकी पत्नी पर जोर जोर से चिल्ला रही है और उन्हें घर के सारे काम करने के लिए मजबूर कर रही है। रामशंकर जी यह देखकर बहू से कहते हैं, बहू थोड़ी तो रहम करो अपनी सास पर, वो बेचारी शरीर से कमज़ोर है, निर्मला की दवाई भी खत्म होने को आई है, बहू कुछ पैसे भी दे दो ताकि मैं बाजार से उसके लिए दवाइयाँ ला सकूं। रामशंकर जी की बात सुनकर मेनका और भड़क जाती है और उनसे गुस्से से बोलती है, पिताजी बाहर बैठकर आप दिन भर अखबार पढ़ते रहते हैं, घर में साग सब्जी खत्म हो गई है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? और हमने कोई आप लोगों का ठेका नहीं उठा रखा है कि इस महंगाई के दौर में अपना सारा पैसा इस बुढ़िया के इलाज में लगा दें। हमें भी तो अपने भविष्य के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। पिताजी, आप बड़े भैया से भी तो माँ जी के इलाज के लिए पैसे मांग सकते हैं। आपने अपने फंड के पैसे बड़े भैया को फ्लैट खरीदने के लिए दिए थे। अब बड़े भैया तो दूसरे शहर में इतने बड़े ठेकेदार हैं और अपनी जिंदगी मज़े से जी रहे हैं। आप लोगों को हमारे भरोसे छोड़ गए, हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। बहू की बातें रामशंकर जी के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी और बहू के ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर रामशंकर जी के सब्र का बांध टूट गया और वे बहू से भड़कते हुए बोले, बहू घर से बाहर निकल जाने की धमकी किसे दे रही हो? तुम लोगों से पहले ये घर हमारा है, लेकिन तुम हमारे घर में ही हमें नौकरों की तरह रहने पर मजबूर करती हो। मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई में कुर्बान कर दी, यह सोचकर कि मेरे बेटे बड़े होकर मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। बड़ा बेटा तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसे तो अपने बूढ़े माँ बाप की जरा सी भी चिंता नहीं है और छोटे बेटे को पुलिस की नौकरी से ही फुर्सत नहीं है। यह सब फालतू की कहानी मुझे बार बार मत सुनाया करो, मैं आपकी इस राम कहानी से पक गई हूँ। मेनका रामशंकर जी पर भड़कती हुई बोलती है और गुस्से से रामशंकर जी से बोलती है, कोई एहसान नहीं किया, बड़े भैया और हमें बराबर का हिस्सा दिया है और उसके बदले यहाँ मुफ्त की रोटी भी तो तोड़ते रहते हैं आप लोग। अगर ज़्यादा परेशानी है तो जाओ जेठ जी के पास, उनको भी तो पता चले कि इस महंगाई के ज़माने में हम आप दोनों को कैसे झेल रहे हैं। आज के बाद मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेनका सब्जी का थैला पकड़ाते हुए कहती है, ये थैला पकड़ो और जल्दी से बाहर से सब्जी लेकर आइए, और हाँ, वापस आते समय मेरे लिए रामू की भेलपुरी लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रामशंकर जी पत्नी का उदास चेहरा देखते हुए चुप हो जाते हैं और कांपते हाथों से थैले को पकड़कर छोटे बच्चे की तरह सिर हिलाकर घर से बाहर निकल जाते हैं और सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। इधर मेनका निर्मला जी से चिल्लाते हुए कहती है, अब खड़े खड़े मेरा मुंह ताकती रहोगी क्या कि घर के काम भी करोगी? इतना कहकर मेनका पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला जी दुखी मन से रसोई घर में सारा काम निपटाने के बाद जैसे ही अपने कमरे में जाती हैं तो थकान और बीमारी के कारण चक्कर आकर गिर जाती हैं
और दर्द से कराहने लगती हैं। वे जोर जोर से अपने बहू को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन मेनका तो अपनी सहेली से हंसी मजाक और अपने सास ससुर की बुराई में मशगूल थी। उसे अपनी सास की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वो जानबूझकर अनसुना कर रही थी। निर्मला जी जोर जोर से बहू को आवाज़ लगाते लगाते बेहोश हो जाती हैं। इधर रामशंकर जी रास्ते में जाते जाते अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोचते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब शादी के बाद निर्मला पहली बार घर की दहलीज के अंदर आई थी। कितनी खुश थी वह और मेरे माता पिता की कितनी सेवा करती थी। माँ कितना भी उसे सुनाती थी, लेकिन वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। परिवार में मेरे पिताजी के 2 भाई और 3 बहनें थीं। बड़ा परिवार होने की वजह से निर्मला का पूरा दिन घर के कामों में ही चला जाता था। जब वह थक कर रात में कमरे में आती थी तो इतनी थकान के बावजूद मेरे पैर दबाती थी। मैं उसे लाख मना करता था, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। धीरे धीरे घर में आपसी कलह के कारण बंटवारे की नौबत आ गई, जिससे रामशंकर जी का दिल बहुत दुखी हुआ। रामशंकर जी चूँकि सरकारी अध्यापक थे, तो उन्होंने घर के बंटवारे में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और चुपचाप उन्हें जो मिला उसे लेकर वे अलग हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो रामशंकर जी ने 12वीं की परीक्षा के बाद अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा के लिए अपने पत्नी के साथ शहर भेज दिया और रिटायरमेंट के बाद खुद भी शहर आ गए। रामशंकर जी गांव के उनके हिस्से के खेतों में जो पैदा होता था, उससे वो साल भर का राशन पानी इकट्ठा कर लिया करते थे। उनके बच्चे बहुत ही सज्जन थे और पढ़ने लिखने में होशियार थे। उनकी मेहनत और लगन की वजह से बड़ा बेटा अनिल सरकारी महकमे में ठेकेदार बन गया और अच्छी खासी कमाई करने लगा। नौकरी लगने के बाद अनिल की शादी धूमधाम से कर दी गई और वह अपने पत्नी के साथ शहर में किराए के मकान में रहने लगा। अनिल ने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, सुनीता कह रही है कि हम लोग 1 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी अपना एक मकान खरीद लें। पिताजी, मैंने अपनी नौकरी से कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है और नौकरी पर कुछ लोन पास करा लूँगा, जिससे हम 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं। अपने बेटे अनिल की बात को बीच में काटते हुए रामशंकर जी बोले, अरे बेटा, लोन की लेने की क्या ज़रूरत है, ब्याज भी तो देना पड़ेगा। अपने बचत के पैसों से और मेरे फंड के पैसों से तुम अपना घर खरीद लो। बुढ़ापे में हम दोनों बूढ़े बुढ़िया कहीं भी रह लेंगे, चाहे तुम्हारे पास या छोटे बेटे के पास। इतना कहकर रामशंकर जी ने अपने फंड के पैसे निकलवा कर अनिल को फ्लैट खरीदने के लिए दे दिए। रामशंकर जी और उनकी पत्नी निर्मला जी छोटे बेटे के साथ एक छोटे से घर में रह रहे थे, जिसमें 2 कमरे और घर के पीछे एक स्टोर रूम बना हुआ था। यह घर रामशंकर जी ने अपनी पत्नी और बच्चों को शहर भेजते समय खरीदा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रामशंकर जी अपनी पेंशन के पैसे से घर का गुजारा आराम से कर रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक दिन उनके छोटे बेटे सुनील का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब तो दोनों माता पिता मानो फूले ना समा रहे हों। वो घर घर जाकर सबको मिठाई खिला रहे थे और कहते जा रहे थे कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। उनके पैर तो मानो जमीन पर ही ना पड़ रहे हों और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चलता रहा। जब सुनील ट्रेनिंग से वापस लौटा तो रामशंकर जी और निर्मला जी ने उसकी शादी एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की मेनका से उसकी शादी बहुत धूमधाम से कर दी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। मेनका भी सुबह शाम अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। रामशंकर जी और उनकी पत्नी अपनी बहू से इतना खुश थे कि उन्होंने अपनी बुढ़ापा पेंशन भी उसी के हाथ में देने लगे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि वह तूफान के पहले की शांति है। धीरे धीरे मेनका अपने रंग में आने लगी।
वह जब देखो तब सुनील से बाहर मूवी देखने और बाहर खाने के लिए जिद करने लगी। नई नई शादी की वजह से सुनील भी कुछ नहीं बोलता था। वह मेनका की जिद पूरी करता था, लेकिन मेनका की ख्वाहिशें तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब महीने के आधे दिन तो निर्मला जी को ही घर का काम करना पड़ता था। सुनील और उसके माता पिता भी मेनका को मना नहीं कर पा रहे थे, जिससे मेनका भी अपने शौक आराम से पूरे कर पा रही थी। एक बार निर्मला जी से ना रहा गया तो उन्होंने मेनका से कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन हुआ करे तो घर पर बना लिया करो, जिससे हम सब मिलकर खाना खाएंगे। यह बात सुनकर मेनका अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन सुनील की वजह से कुछ ना बोल पाई। लेकिन अंदर ही अंदर वह निर्मला जी से ईर्ष्या करने लगी। अब तो मेनका अपने सास ससुर से नफरत करने लगी, क्योंकि उसे अपने काम में टोका टाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह बस एक मौके की तलाश में थी कि कब वह अपनी सास से अपने अपमान का बदला ले सके और उन्हें खरी खोटी सुना सके। सुनील अक्सर अपनी ड्यूटी पर ही व्यस्त रहता था। जब एक बार सुनील को किसी जगह चुनाव में ड्यूटी के लिए 1 महीने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा तो मेनका को मानो एक भरपूर मौका मिल गया हो अपने सास ससुर को बेइज्जत करने का। सुनील के जाने के अगले दिन ही मेनका सुबह 9 बजे जागी और जैसे ही वह रसोई में गई तो वहां देखा चाय के 2 जूठे कप रखे हुए थे। बस फिर क्या था, मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह गुस्से से तमतमाते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुंची और चिल्लाते हुए बोली, क्या माँ जी, आप लोगों ने अकेले ही चाय बनाकर पी ली और मुझसे पूछा भी नहीं। निर्मला जी अपनी बहू से बड़े प्यार से बोलती हैं कि बहू कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना देती हूँ, और वो रसोई घर में जाकर मेनका के लिए चाय बनाकर लाती हैं तो मेनका भी चुपचाप चाय पी लेती है। अब तो मेनका का रोज रोज का कुछ ना कुछ बहाना रहता था और धीरे धीरे वह अपनी सास से घर का पूरा काम करवाने लगी। वह दिन भर अपनी सहेलियों से बतियाती रहती और इधर निर्मला जी घर का पूरा काम करती रहती। एक दिन निर्मला जी की थकान की वजह से तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटा, आज मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। तो मेनका चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया, अगर घर का काम नहीं करेगी तो खाने को भी नहीं मिलेगा, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला जी ने अपने बेटे को मेनका के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह घर में कलह नहीं करवाना चाहती थी। निर्मला जी ने उस दिन भी तबीयत खराब होते हुए भी घर का सारा काम किया। जब सुनील चुनाव ड्यूटी के बाद घर आया तो मेनका फिर से घर का काम करने लगी। लेकिन सुनील अब जब सुबह ड्यूटी जाता तो मेनका घर का काम करती और ड्यूटी पर जाते ही घर का बाकी काम अपनी सास से करवाती। जब सुनील का तबादला दूसरे शहर में हुआ तो उसने शुरुआत में अकेले ही नए शहर में जाना उचित समझा, क्योंकि वह चाहता था कि उसके जाने के बाद मेनका उसके माँ बाप का ख्याल रखे। लेकिन उसे क्या पता कि उसके जाने के बाद पत्नी आग से ज्वालामुखी बनने वाली है। सबने खुशी खुशी सुनील को विदा किया। अब तो मेनका का पूरे घर पर एक छत्रराज हो गया। अब तो मेनका घर का पूरा काम निर्मला जी से करवाने लगी, चाहे उनकी तबीयत खराब हो या अच्छी। दिन पर दिन निर्मला जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने मेनका से घर में काम वाली बाई लगाने के लिए कहा। तो मेनका झल्लाते हुए बोली कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अगर घर का काम नहीं होता तुमसे तो फिर घर में क्यों रह रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। बहू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रामशंकर जी जैसे ही घर के अंदर आए तो गुस्से में बहू से बोले कि बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? बाबूजी, आप बीच में मत बोलो तो ही अच्छा है।
आप तो दिन भर अपने बुढ़े दोस्तों के साथ गप मारते रहते हैं। अगर आपको अपनी पत्नी की इतनी ही चिंता है तो आप कर दिया करो घर का काम। मेनका चिल्लाते हुए बोली। रामशंकर जी अपनी यादों के भंवर में गोते लगा ही रहे थे कि अचानक दूसरी तरफ से एक तेज गति से दौड़ती हुई कार उनके बिल्कुल बगल से निकली। कार इतनी तेज स्पीड में थी कि रामशंकर जी चौंक गए और अपने यादों के भंवर से बाहर निकल आए। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने सब्जी खरीदी और वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। घर के बाहर आकर जैसे ही उन्होंने बेल बजाई तो उनकी बहू ने दरवाज़ा खोला और सब्जी लेकर अंदर चली गई। रामशंकर जी ने हाथ मुंह धोया और अपनी पत्नी निर्मला जी को आवाज़ लगाई। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब वह बाहर नहीं आई तो रामशंकर जी उनके कमरे में गए तो वहाँ का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निर्मला जी बेहोशी की हालत में बिस्तर के पास जमीन पर बेसुध पड़ी थीं। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई लेकिन उसने अनसुना किया। फिर बेचारे रामशंकर जी ने रसोई से पानी लाकर निर्मला जी के मुंह पर छींटे मारी। थोड़ी देर में जब निर्मला जी को होश आया तो रामशंकर जी ने बहू से कहा, बेटा मुझे मेरी बुढ़ापा पेंशन से कुछ पैसे दे दो ताकि मैं तुम्हारी सास को डॉक्टर को दिखा आऊं। इतना सुनने की देर थी कि मेनका झल्लाते हुए बोली, कितना जिएंगे अब आप लोग, फालतू में मेरे पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। रामशंकर जी अपनी बहू के सामने अपनी पत्नी के लिए दया की भीख मांगते रहे लेकिन बहू ने उनकी एक ना सुनी और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। रामशंकर जी ने जैसे तैसे अपनी पत्नी के साथ रात काटी लेकिन अपनी पत्नी की हालत देखकर उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अब वे इस घर में रहकर जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जिएंगे। उन्होंने सुबह मेनका के उठने से पहले ही अपना सामान बांध लिया और अपने गांव की तरफ निकल पड़े। किसी तरह लोगों से और बस वाले से मिन्नतें करके अपने गांव पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी निर्मला जी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और अपने गांव के पुश्तैनी मकान में रहने के लिए पहुँचे। उन्होंने सोचा जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना मकान और अपने हम उम्र लोगों को छोड़ा था ताकि अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकें, उन्हीं बेटों की पत्नियों ने उन्हें वापस यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। वे अपने पुराने अध्यापक मित्र के पास गए और उनसे कहा कि उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है जिसे वह कुछ ही दिनों में वापस लौटा देंगे। तो उनके मित्र उनकी हालत देखकर दंग रह गए और उनसे उनकी इस हालत के बारे में पूछा। पहले तो रामशंकर जी ने टाल मटोल की लेकिन दोस्त की ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने रो रो कर सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने इस विषय पर अपने बेटे से बात की तो रामशंकर जी बोले कि उनकी पत्नी नहीं चाहती कि हम लोगों की वजह से बेटे बहू में आपसी कलह हो, इसलिए हम लोगों ने दूसरे बेटे के घर जाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर वहाँ भी हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो शायद हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव आ गए। अब जो किस्मत को मंजूर होगा वही होगा। अपने मित्र की बात सुनकर कृष्ण कुमार जी की आंखें भर आईं और उन्होंने बिना देर किए सबसे पहले निर्मला जी का इलाज करवाया। फिर गांव के 1-2 मजदूरों की सहायता से पूरे घर की साफ सफाई करवाई ताकि घर रहने लायक हो जाए। साथ ही उन्होंने 10,000 रुपये भी दिए ताकि वे अपना खर्चा और अपना राशन पानी खरीद सकें। रामशंकर जी ने और निर्मला जी ने कृष्ण कुमार जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे उनका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और उनकी दी हुई मदद को जल्दी ही वापस करने को कहा। सबसे पहले रामशंकर जी ने अपने हिस्से की खेती को बटाई पर दे दिया ताकि उनका गुजारा हो सके और अपनी बुढ़ापा पेंशन आने का इंतजार करने लगे। जब उनकी पेंशन आई तो उन्होंने बैंक जाकर पैसे निकाले
तो उन पैसों को देखकर उन्हें रोना आ रहा था कि हर महीने ये पैसे बहू को देने के बावजूद बहू उनके और उनकी पत्नी के साथ इतना बुरा बर्ताव करती थी। सबसे पहले उन्होंने अपने मित्र को जाकर उधार लिए पैसे देने की पेशकश की, तो उनके मित्र ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, भाई ये पैसे तू अभी मुझे मत दे, इन पैसों से तू एक गाय खरीद ले, जिससे इस बुढ़ापे में तू अपना और अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रख सकता है। मेरे पैसे तू बाद में दे देना। इधर जब भी सुनील माँ बाबूजी के बारे में पूछता तो मेनका कुछ ना कुछ बहाना बना देती कि कभी सैर करने गए हैं तो कभी पड़ोस में बैठे बतिया रहे हैं। मेनका भी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अच्छा खासा बाबूजी की पेंशन आ रही थी, मेरी भी मत मारी गई थी जो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो पेंशन भी हाथ से गई और जब सुनील आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगी। इधर रामशंकर जी ने और निर्मला जी ने धीरे धीरे खेती से और पेंशन से अपना जीवन यापन शुरू किया। साथ ही उन्होंने अपने मित्र कृष्ण कुमार के साथ मिलकर, जो कि एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, समाज सेवा का काम भी शुरू कर दिया। रामशंकर जी के पास जो भी पैसे बचते वो हर साल 1 लाख पेड़ लगाने में खर्च कर देते। वो हर साल 1000 बरगद और विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाते। उधर सुनील यही सोचता था कि मेनका उसके माँ बाप का अच्छे से ख्याल रख रही होगी। एक बार जब सुनील छुट्टी लेकर घर आया तो उसने सबसे पहले मेनका से माँ बाबूजी के बारे में पूछा, तो मेनका ने झट से झूठ बोल दिया कि माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। सुनील भी 1 महीने खुशी खुशी छुट्टी काटकर वापस चला गया और बोला, मेनका मेरा माँ बाबूजी के बगैर दिल नहीं लगता, अगली बार आऊँगा तो तुम सबको अपने साथ ले जाऊँगा। मेनका ने भी हाँ में सिर हिला दिया और खुशी खुशी सुनील को विदा किया। इधर रामशंकर जी के इतने पेड़ लगाने की वजह से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और लोग उन्हें बरगद बाबा कहकर पुकारने लगे। एनजीओ ने भी उनका भरपूर सहयोग किया और उन्होंने अपने साथ इस मुहिम में पूरे गांव को जोड़ लिया। जब ये बात सीएम को पता चली तो उन्होंने सम्मानित करने के लिए उन्हें न्योता भेजा। एक दिन जब ये खबर सुनील ने न्यूज में देखी तो वह भौचक्का रह गया और तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन करके इस खबर के बारे में पूछा, तो मेनका ने रोते हुए सब सच बता दिया। फिर क्या था, सुनील का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत ही बस का टिकट कटाया और छुट्टी लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने मेनका पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और बोला, तुमने मुझे इतने दिनों तक अंधेरे में रखा, अगर मैंने वह खबर नहीं देखी होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मेनका रोते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रही और आगे से कभी ऐसी गलती ना करने की कसम खाई। किसी तरह सुनील का गुस्सा शांत हुआ और दोनों ने माँ बाबूजी को घर वापस लाने के लिए सोचा। जब राजभवन में बरगद बाबा और रामशंकर जी को मुख्यमंत्री द्वारा समाज कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा था, तो उसी समय सबसे आखिरी पंक्ति में सुनील और मेनका भी बैठे आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए तालियां बजा रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सुनील और मेनका अपने माँ बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो रामशंकर जी बोले, बेटा भूल नहीं, तुम्हारी पत्नी ने पाप किया है जिसके हिस्सेदार तुम भी हो। तुमने भी उसे सर पर चढ़ाकर रखा जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपना हुक्म हम पर ही चलाने लगी। एक तरह से अच्छा ही हुआ, वरना उस घर में रहता तो आज शायद मेरी पत्नी मेरे साथ ना होती, क्योंकि बहू ने तो उसे मरने की हालत में छोड़ दिया था। जब अपनों ने मुझे छोड़ दिया तब परायों ने मुझे सहारा दिया और कुछ कर गुजरने का हौसला दिया। आज मैं खुद के पैरों पर खड़ा होकर गर्व के साथ कहीं भी जा सकता हूँ, अपनी पत्नी के साथ बैठकर आराम से चाय पी सकता हूँ। इसलिए अब आप लोग जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे अपनी जीने दो। सुनील और मेनका ने माँ को भी मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह भी अपने पति के विरुद्ध नहीं गई और दोनों मुंह घुमाकर वापस अपने गांव लौट गए
और फिर से उसी काम में जुट गए। आज बरगद बाबा 80 साल के हो गए और उन्होंने लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाए, जिसकी वजह से उन्हें प्रकृति के प्रति उनके कार्यों के लिए व्हाइट हाउस में भी सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। इधर मेनका की इस घिनौनी हरकत की वजह से सुनील भी उससे कटा कटा रहने लगा और आए दिन किसी न किसी बात पर उन दोनों में झगड़ा होता रहता। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।